Hello everyone. Today we are going to talk about a very important topic and that is eutrophication. आज की इस क्लास में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अगर तुम्हारे जहन में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहें तो तुम यूट्रॉफिकेशन में कभी भी मार्क्स लूज नहीं करोगे, चाहे कैसा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। दिस लेक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर आईजीसीएसई एंड फॉर सीआई स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। यूट्रॉफिकेशन होती क्या है? यूट्रॉफिकेशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई फ्रेश वाटर बॉडी है, अगर हमारे पास कोई फ्रेश वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉडी में दो सोर्सेज से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आने लग जाते हैं। फ्रेश वाटर बॉडी एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन इंटरवेंशन करते हैं, हमारे घरों से, हमारे वॉशरूम से जो पानी इस फ्रेश वाटर बॉडी में आता है उसके अंदर डिटर्जेंट्स होते हैं और हमारा वेस्ट होता है। हमारे वेस्ट के ज़रिए इसके अंदर बहुत सारे नाइट्रेट्स आते हैं और डिटर्जेंट्स के ज़रिए इसमें बहुत सारे फॉस्फेट्स आते हैं। इसी तरह जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, यानी कहीं जहाँ पर फसलें वगैरह लगी हुई हैं, उसका जो रन ऑफ है उससे तो बहुत ही ज़्यादा नाइट्रेट्स आते हैं, बिकॉज यू नो कि नाइट्रेट्स जो हैं ये हमारा एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हम प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो पहला स्टेप ये है कि हमारे फ्रेश वाटर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं। इनिशियली लगता है कि यार ये हमारा फ्रेश वाटर सिस्टम बहुत न्यूट्रिएंट रिच हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इससे होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, जब इतने सारे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स पानी में एंटर होते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से एल्गी जो कि वाटर सरफेस के ऊपर होती है, जो कि पानी की सरफेस के ऊपर होती है, वो ब्लूम कर जाती है। ऊपर से उसको सनलाइट मिल रही है, नीचे से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लिहाजा ढेरों ढेर एल्गी पानी की सरफेस के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती है। ये इतना ज़्यादा ग्रो करती है, इतना क्विकली ग्रो करती है कि ये पानी की सरफेस के ऊपर एक बहुत मोटी सी लेयर बना देती है। जैसे दूध के ऊपर बलाई बन जाती है, बिल्कुल इसी तरह ये वाटर के ऊपर एक थिक लेयर बना देती है। और सबसे पहला काम ये करती है कि वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। सनलाइट पानी के नीचे नहीं जा पाती है। अब तुम्हें पता है कि पानी के नीचे जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी है और ये सारा कुछ उन्होंने सनलाइट से करना है। लिहाजा less light reaches underwater plants, so photosynthesis is decreased। अब किसी फ्रेश वाटर सिस्टम की जब फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी तो तुम सोच सकते हो कि प्रोड्यूसर्स का जो हमारा पायरामिड है उसमें जब प्रोड्यूसर्स इफेक्ट होंगे तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम डेवलप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, सो की पॉइंट है, लाइट कैन नॉट रीच प्लांट्स बिलो। ये जब लाइट इन प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाती है तो क्या होता है, प्लांट्स एंड एल्गी डाई। ये पौधे भी मरने लगते हैं और ये एल्गी भी मरने लगती है, बिकॉज ओवर कंजेस्टेड होने की वजह से ये एल्गी सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेती है। अब इतनी ज़्यादा एल्गी होती है कि उसके नंबर को बैलेंस और मेंटेन नहीं किया जा सकता, ना उसको कोई खा रहा है ना उसको कोई वहाँ से रिमूव कर रहा है। लिहाजा एल्गी भी मरने लगती है और प्लांट्स भी मरने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फाइनली जब इस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, प्लांट्स नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो ऑक्सीजन पानी में नहीं जा रही, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। और इस कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। जब वो ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज हैं वो पानी के अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनिजम्स की इन डेड बॉडीज को डीकम्पोज करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, मगर ऑक्सीजन किसी भी तौर पर यहाँ पर इस सिस्टम में इन्हें मिल नहीं पा रही। लिहाजा पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की इस डिमांड को BOD कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होती है वो पानी उतना अनहेल्दी, अनफिल्ट और उतना ही ज़्यादा डर्टी वाटर कहलाता है। चलो अब इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को, इन 5 स्टेप्स को एक समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं और देखते हैं कि इसकी समरी हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेप क्या है, न्यूट्रिएंट्स एंटर वाटर। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के अंदर एंटर होने लगते हैं
तो पहला स्टेप क्या है कि न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर एंटर हो रहे हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पानी में आ रहे हैं फर्टिलाइजर से, सूवेज से। दूसरा, एलजी रैपिड ग्रोथ करना शुरू कर देती है, एलजी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तीसरा, लाइट ब्लॉक हो जाती है। चौथा पॉइंट, जब लाइट ब्लॉक हो जाती है तो प्लांट्स और एलजी मरने लगती है और उसके बाद बैक्टीरिया उनको तेज़ी से डिकम्पोज करना चाहते हैं, एनिमल्स मरने लगते हैं और पानी की ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत बुरे तरीके से फॉल कर जाती है और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम ज़रा बीओडी की बात कर लें। हमने आपको बताया BOD5 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन 5 days। जब हम किसी फ्रेश वाटर बॉडी के क्वालिटी को एनालाइज करते हैं तो हम उसका BOD5 देखते हैं। हम वहाँ से एक वाटर सैंपल उठाते हैं, उस वाटर सैंपल में बैक्टीरिया होते हैं, हम देखते हैं कि 5 दिन में इन बैक्टीरिया ने कितनी डिकम्पोजिशन कर दी है। तो इसको इसीलिए BOD5 कहा जाता है। तो किसी भी फ्रेश वाटर सिस्टम की अगर BOD ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो पानी उतना ही गंदा है, वो पानी उतना ही डर्टी है, राइट? सो अब हमारे पास अब प्योर बुकिश नॉलेज आ गया और उस बुकिश नॉलेज में हमें सबसे पहले यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स, इट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। याद रखना, यूट्रोफिकेशन हमेशा एल्गल ब्लूम के बाद होती है। एलजी ब्लूम करती है, एज अ रिजल्ट यूट्रोफिकेशन होती है। एलजी ब्लूम करती है, एज अ रिजल्ट यूट्रोफिकेशन होती है। अगली चीज हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स के ये सोर्सेज क्या क्या हैं। फॉस्फेट्स आर कमिंग फ्रॉम डिटर्जेंट्स, sewage and industrial waste and soil, and nitrates are coming from fertilizers, animal waste and sewage। so ये दो दोनों चीजें यहां से आ रही हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस प्यारे बच्चों ये होते हैं कि हमारे पास पानी की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिश और दूसरे एनिमल्स मर जाते हैं, पानी में से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, बहुत ही फाउल स्मेल आने लगती है, बायोडाइवर्सिटी का और एक एक्वेटिक सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, उसका लॉस हो जाता है और पानी पीने के और रिक्रिएशन के, उसमें नहाने के काबिल नहीं रहता। इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? नंबर 1, आप फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स यूज करो। नंबर 2, आपके पास जो भी सूवेज है आपका उसका प्रॉपर डिस्पोजल करो। नंबर 3, आप फर्टिलाइजर्स को एक्सेस में यूज ना करो, जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज ना करो। उसके बाद आप जहां पर भी वाटर बॉडीज हों वहां पर बहुत सारी प्लांटेशन करो जो एज अ बफर काम करे। और उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है कि आप पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करो और पोल्यूशन क्रिएट करने वालों के गिर्द कानूनी दायरा उसको आप तंग करते चले जाओ ताकि लोग इस तरह की एक्टिविटीज ना करें। सो यहाँ पे बेटे एक की पॉइंट है जो कि आपको कभी नहीं भूलना, वो ये है कि यूट्रोफिकेशन में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, एलजी ज़्यादा ग्रो करती है, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। सो कुल मिला के बेटे आपको अपने इस यूट्रोफिकेशन के टॉपिक में ये तमाम चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेक्शन की तरफ लेके चलूँगा, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आईजीसीएसई में और ओ लेवल्स में यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड मोस्ट टफ क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं।